प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग निर्मला उपन्यास के अंक 5 के आगे के उपन्यास को पढ़ते हैं। इस वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी लाइए, कुछ खाने को निकालिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तस्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? फिर मनसाराम ने जवाब दिया, कह नहीं सकता, गोरों के साथ हॉकी का मैच है, बेरक यहाँ से बहुत दूर है। फिर निर्मला ने कहा, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा वहीं खा रहा हूँ, मेरे लिए बैठने की ज़रूरत नहीं। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही न थे, मुझसे बोलते हुए शर्माते थे, किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। फिर तोताराम ने कुछ चिढ़कर कहा, यह तुम्हारे पास खाने पीने की चीज़ें मांगने क्यों आता है? दीदी से क्यों नहीं मुँह कहता? निर्मला ने यह बात प्रशंसा पाने के लोभ से कही थी। वह यह दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। यह कोई बनावटी प्रेम ना था, उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था। उसमें वही भावुकता, वही चंचलता, वही मनोप्रियता विद्यमान थी और बालकों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियां प्रस्फुटित होती थी। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भौं सिकुड़ने का आशय न समझकर बोली, मैं क्या जानूं, उनसे क्यों नहीं मांगते, मेरे पास आते हैं तो धुतकार नहीं देती। अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि यह लड़कों को देखकर जलती हैं। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब ना दिया, लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बातें नहीं की, सीधे मनसाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। यह जीवन में पहला ही अवसर था कि इन्होंने मनसाराम या किसी लड़के की शिक्षोन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही न मिलती थी। उन्हें इन विषयों को पढ़े हुए 40 वर्ष के लगभग हो गए थे। तब से उनकी और आंख तक न उठाई थी। वह कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवा और कुछ पढ़ते ही न थे। इसका समय ही न मिलता, पर आज उन्हीं विषयों में मनसाराम की परीक्षा लेने लगे। मनसाराम जहीन था और इसके साथ ही मेहनती भी था। खेल में टीम का कैप्टन होने पर भी वह क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता, पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे नहीं, जिनके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम ने चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देखकर जैसे झल्ला झल्ला कर और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वह कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से ना बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कमजोर पहलू कहाँ है। यह देखकर अब उन्हें संतोष ना हो सकता था कि वह क्या करता है। वह यह देखना चाहते थे कि वह क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते। अंत में उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना ना मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्ती किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ, और तुम्हारा यो आवारा घूमना मुझे कभी गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ ले, मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं है। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब आग्रह करके बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलने जाना पसंद नहीं है तो कल से ना जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरी ही रुख पर जा रही है तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कर हो कि खेलने के सिवा कहीं नहीं घूमने जाते। मैं बराबर शिकायतें सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे यह शिकायत की है, जरा मैं भी तो सुनूं। वकील साहब बोले, कोई हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि
मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। फिर मनसाराम बोला, अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे कि मैंने इन्हें कहीं घूमते देखा है तो मुंह ना दिखाऊं। वकील साहब बोले, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बेर मोल ले। तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके घर की खपरेल फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहा करो। मनसाराम ने मुंह फिराकर कहा, मुझे आपत्ति नहीं है, जब से कहिए चला जाऊं। वकील साहब बोले, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहाँ जाने के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है? वहाँ तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मनसाराम छात्रावास में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यही बात कह दी और इसका कारण पूछा तो वह अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्नचित्त होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैसे घर वैसा बोर्डिंग हाउस। तकलीफ भी कोई नहीं और हो भी तो उसे सह सकता हूँ। मैं कल से ही चला जाऊंगा। हाँ, अगर जगह ना खाली हुई तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि यह लौंडा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिसमें मुझे वहां जाना भी ना पड़े और कोई इल्जाम भी सिर पर ना आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे ही लिए जगह ना होगी? मनसाराम ने कहा, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और वे बाहर किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज्यादा तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्घी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्रायः सैर करने चले जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बतलाया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। उनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? फिर मनसाराम ने कहा, मैं क्या जानूं। कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर घूमते रहते हो। तो रुक्मणी ने कहा, तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता। फिर मनसाराम बोला, कहा क्यों नहीं, मगर वह जब माने तब ना। फिर रुक्मणी बोली, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी और क्या। मनसाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है। वह बेचारी भूल से कभी कुछ नहीं कहती। कोई चीज मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठाकर दे देती हैं। फिर रुक्मणी बोली, तू यह त्रिया चरित्र क्या जाने, यह उन्हीं की लगाई हुई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मणी झल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का सुअवसर वह हाथ से न जाने देती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, जिससे दबती थी। उनकी बातों का जवाब तक न देती थी। वह चाहती थी कि वह सिखावन की बातें कहे, जहाँ मैं भूलूं वहाँ सुधारे, सब कामों की देखरेख करती रहे, पर रुक्मणी उससे तनी ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी, बैठिए। रुक्मणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो? फिर निर्मला ने दीनता से कहा, क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मणी बोली, मनसाराम को घर से निकाले देती हो, 30 पर कहती हूँ, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी देखा नहीं जाता? निर्मला बोली, दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाए अगर उसके विषय में मुंह तक खोला हो। रुक्मणी ने कहा, क्यों व्यर्थ कस्में खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए कि खुद जाकर लिवा लाएं। अब इसी मनसाराम को घर से निकालकर स्कूल में रख देते हैं। अगर लड़के का बाल विवाह का हुआ तो तुम जानोगी, वह कभी बाहर नहीं रहा। उसे ना खाने की सुध रहती है, ना पहनने की। जहाँ बैठता है वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया, पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में उसकी मरण हो जाएगी। वहाँ किसे फिक्र है कि इसने खाया या नहीं, कहाँ कपड़े उतारे, कहाँ सो रहा। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा। मैंने तुम्हें चेता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यह कहकर रुक्मणी वहाँ से चली गई। अर्थात उपन्यास का अंक 5 यहीं पर समाप्त होता है। मुंशी तोताराम जी मनसाराम को हॉस्टल भेजना चाहते हैं, परंतु रुक्मणी इसका सारा दोष निर्मला को दे रही है। लेकिन निर्मला को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि
तोताराम किस कारण से मनसाराम को हॉस्टल भेज रहे हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि उसे हॉस्टल भेजा जाता है या नहीं, और यदि उसे हॉस्टल भेजा जाता है तो उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं घर को छोड़ने के बाद। इसके बारे में हम आगे के उपन्यास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।